जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी यूपी टेट की परीक्षा इस बार देने वाले हैं और आपको डर लग रहा है तो डरिए मत, क्योंकि सबसे बेहतरीन क्लास यूपी टेट के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, सीडीपी की क्लास आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा स्पेशल क्लास है। इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में आएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग पहले हमारी क्लास का पैटर्न समझ लें। हम आपको इस क्लास में एक एमसीक्यू प्रश्न कराएंगे, उसके बाद दो वन लाइनर प्रश्न भी बताएंगे, फैक्ट आधारित प्रश्न है या ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला एमसीक्यू होगा, फिर उसके बाद हम फिर से आपको दो फैक्ट वाले प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर 70 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखना है, मात्र 20 से 25 मिनट में हम आपको यह क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? संवेदी गत्यात्मक या पूर्व संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सबसे पहले उनका सिद्धांत कौन सा था ये याद कर लीजिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत में अपने 4 पॉइंट को डिस्कस किया था। ये चारों पॉइंट ये रहे हमारे सामने। अब यहाँ पर बारी-बारी से देख लीजिए, कभी-कभी क्या होता है ना, इनकी पहली अवस्था कौन-सी है, दूसरी अवस्था कौन-सी है, तीसरी कौन है, चौथी कौन है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो नोट कर लीजिए, पहली जो अवस्था है इनकी संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, जिसकी उम्र मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष तक, पहली अवस्था की। और दूसरी अवस्था जो है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। यह नोट करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक। चलिए, और तीसरी अवस्था है ठोस ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यह है 7 से 11 वर्ष की उम्र। और आखिरी यहाँ कर अवस्था है हमारा कौन सा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर इतना जानते रहिएगा। और यहाँ पर प्रश्न में अमूर्त चिंतन का विकास पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आइए फैक्ट वाले प्रश्न को देख लीजिए, क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। फैक्ट आधारित क्या कह रहा है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? हमने अभी जस्ट बताया कि 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया था। ठीक है, 4। चलिए, हिंदी में ही लिख दे रहा है यहाँ से। चलिए, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्कीमा शब्द किससे संबंधित है? तो स्कीमा शब्द जो है यह संबंधित किससे है? मानसिक, नोट करिए पहले। ठीक है, मानसिक संरचना से यह संबंधित है। संरचना से यह संबंधित है हमारा स्कीमा शब्द। आपको पेपर में अगर मिल जाए कि स्कीमा शब्द किसने दिया था, तो याद कर लीजिए, जीन पियाजे जी ने दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जानते रहिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक मतलब अपने अंदर से कौन सा प्रेरणा आता है, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि अंक प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं, यह बाहरी है। पुरस्कार मिलना, बिल्कुल नहीं, यह पुरस्कार भी बाहरी होता है, आप जानते हैं। और ज्ञान के लिए पढ़ना, दंड से बचना, तो बात दंड से बचने की नहीं करेंगे, बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ाई हम करेंगे। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, अब यहाँ से हम देखेंगे कौन सा फैक्ट वाला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। ये रहा हमारा फैक्ट वाला प्रश्न। देखिए, कह रहा है कि मास्लो के सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता क्या है? तो सर्वोच्च आवश्यकता क्या है? आत्म साक्षात्कार की। ठीक है, बिल्कुल। लिखिए, आत्म साक्षात्कार। नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, साक्षात्कार। यहाँ पर साक्षात्कार ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और अगला एमसीक्यू देख लीजिए, हमने अभी बताएंगे अगला एमसीक्यू। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको देखिए। यहाँ पर प्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यह पूछा जा रहा है। तो यह शब्द कौन सा होगा? मोटिव होगा। ठीक है, मोटिव। यहाँ से ये जानते रहिएगा, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, यकीन करिए एक बार। ठीक है,
चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और डेली जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रही है आपके लिए। बात अगले प्रश्न की करेंगे, क्या कह रहा है? निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की संकल्पना किसने दी? ब्रूनर ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया, या पियाजे ने, या कोहलबर्ग ने? चलिए, बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगर जेडपीडी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जाए तो नोट कर लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इतना जानते रहिए। अब यहाँ पर इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो सिद्धांत को दिया था हमारे वाइगोत्स्की साहब ने। एक और इनका सिद्धांत था क्या? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये भी नोट करिए, वाइगोत्स्की ने ही दिया था। अब यहाँ ऑप्शन में कोहलबर्ग दिए गए हैं, तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत हमारे कोहल साहब ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत आप लोग खुद नोट करिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी पियाजे हैं, तो पियाजे अभी मैंने जस्ट ऊपर पढ़ाया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और जेडपीडी को अलग किस नाम से जाना जाता है? तो पाण या ढांचा हिंदी में कहा जाता है, ये भी आप नोट करिएगा, ठीक। चलिए, बात आगे बढ़ेंगे और अगले वन लाइनर की करेंगे, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की ने किसे अधिगम का आधार माना था? तो वाइगोत्स्की ने किसे माना था? तो सामाजिक, नोट करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। किसे माना था? तो सामाजिक अंतःक्रिया को माना था, ये नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है अस्थाई सहारा देना, ठीक है। अस्थाई, नोट कर लीजिएगा, अस्थाई सहारा देना। हम चाहते तो यहाँ पर आपके लिए टाइपिंग करके रख सकते थे, लेकिन नहीं, अगर हम हाथ से लिखेंगे तो आप भी समझेंगे, इसलिए अपने हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए राइटिंग इतनी अच्छी नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम आपको बोलते हुए चल रहे हैं तो आप अपने मन से नोट करते हुए भी चलेंगे। वन लाइनर जो हम आपको प्रोवाइड करें, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। हम परीक्षा तक कम से कम 2000 सीडीपी की वन लाइनर प्रोवाइड कर देंगे, जो आपके पेपरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। चलिए, बात अगले प्रश्न की, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, स्किनर ने, या पावलोव ने? तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात की जा रही है, तो उत्तर बिल्कुल कोहलर हो जाएंगे। कोहलर ने दिया था, और इनका यह सिद्धांत किस पर प्रयोग हुआ था? तो वन मानुष पर प्रयोग हुआ था, ठीक। वन मानुष, यहाँ पर एक मिनट, मानुष, अगर पूछा जाए उस वन मानुष का नाम क्या था, तब वह भी नोट कर लीजिएगा, सुल्तान वह नाम था, ठीक। यहां से इतना जानते रहिएगा। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। देखिए, अभी मैंने जस्ट क्या बताया कि कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो चाहे वन मानुष कहिए चाहे चिंपैंजी कहिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक, दोनों मिल सकते हैं, चिंपैंजी भी और वन मानुस भी। लिख लीजिए वन मानुस भी, ठीक। वन मानुस भी लिख दिया हमने। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अंतर्दृष्टि अधिगम अचानक होता है या धीरे धीरे होता है? तो यह जो अधिगम होता है किस प्रकार से होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे किस प्रकार से होगा, अचानक होगा या धीरे? बिल्कुल, यह जो अधिगम होगा अचानक होगा, ठीक है। यहां से ये जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत किससे संबंधित है? ये प्रश्न एकदम नया है, बताइए व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या फ्रायड से, आलपोर्ट से, क्रेसमर से, या कैटल से? बताइए। चलिए, व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल सही, यहाँ पर क्रेसमर हो जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट उत्तर में, ठीक है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये नोट कर लीजिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे हमारे सिगमंड फ्रायड। इनको भी हम पढ़ाएंगे,
जिस प्रकार हमने आपको सीटेट में वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहल वर्ग ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए थे, हमने कराया था विस्तार से। उसी प्रकार से टेंशन मत लीजिए, यूपी टेट में तो हमारे पास समय बहुत है। हम इतना आपको पढ़ा देंगे ना कि आप प्रश्न देखते ही पेपर में उत्तर मारेंगे। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आज से ही अगर आप हमारे साथ जुड़कर डेली लाइव क्लास देखेंगे, तब इसका फ़ायदा आप पाएँगे। ठीक? आइए वन लाइनर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अंतर्मुखी का एक गुण लिखिए। अब भाई साहब अंतर्मुखी का क्या गुण लिखा जाए? ये तो थोड़ा-सा दिक्कत वाली बात हो गई ना। चलिए अंतर्मुखी प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 1 मिनट। प्रश्न संख्या 6 है ना 6, यहाँ पर 5 ठीक तो है? 4 के बाद 6 आ गया। अरे भाई साहब! यहाँ से थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक? देख लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पर हमने इसको पढ़ लिया, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसे, ठीक है? अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतर्मुखी का एक गुण लिखिए। अंतर्मुखी का एक गुण क्या हो सकता है? बिल्कुल, कम बोलना होगा, ठीक है? कम बोलना, लिख लीजिए क्योंकि बहुत सिंपल सा है। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कैटल ने कितने कारण बताए? कैटल ने कितने कारण बताए थे? तो एक बार इसे कमेंट करके बता दीजिए कितने कारण बताए थे? चलिए, इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में? चलिए 6 बताए थे कि 16 बताए थे? चलिए 6 बताए या 16 बताए, आप लोग कमेंट करके बताएँगे एक बार। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। आरबी कैटल को पढ़े थे कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे 6 या 16। यहाँ पर हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से आप लोग कमेंट करके बताएँगे। इसके द्वारा हम देखना चाह रहे हैं कितने लोग एक्टिव हैं पढ़ाई को लेकर। हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन 1 जो होगा 6 हो जाएगा और ऑप्शन 2 जो होगा, ये जो होगा 16 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर 6 वाला सही होगा या 16 वाला सही होगा, आरबी कैटल ने क्या दिया था ये आपको बताना है। ठीक है? चलिए तब तक हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। निम्न में से कौन-सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत है? क्या है? रट कर सीखना बिल्कुल नहीं, शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं भाई साहब, छात्र केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, छात्र सक्रियता बिल्कुल, ये तो सीटेट के पैटर्न पर आधारित प्रश्न था। यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी जस्ट आपने सीटेट की पेपर को देखा होगा और दिए भी होंगे कई लोग। तो बताएँगे आप लोग सीडीपी में कितना स्कोर किए हैं सीटेट में। ठीक? चलिए, बात वन लाइनर की करेंगे यहाँ पर। क्या कह रहा है, रचनावाद में ज्ञान कौन निर्मित करता है? इम्पोर्टेंट है ना, बताइए। चलिए, रचनावाद में ज्ञान कौन निर्मित करेगा? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर शिक्षार्थी जो है यह ज्ञान को निर्मित करता है। नोट करिए, शिक्षार्थी या विद्यार्थी कह सकते हैं आप लोग। ठीक? अगला देखिए, अगला एक कहा गया है कि डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था? डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खोज आधारित पठन किसने दिया था? तो ब्रूनर महोदय ने दिया था। ब्रूनर का नाम सुने हैं कि नहीं? बताइए। ब्रूनर, ठीक है? ब्रूनर महोदय ने दिया था यह डिस्कवरी लर्निंग। यहाँ से ये जानते रहिएगा। और चलिए तुरंत आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, नोट करिएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे आपसे, क्लास अच्छी लग जाए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ से आपको डेली फ्री क्लासेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं शेयर अपने मित्रों तक। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हो स्टडी के, वहाँ पर शेयर ज़रूर करिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे टेलीग्राम हो, जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं करिए एक बार। और डेली जुड़िए हमारे साथ और फ्री में तैयारी करिए यूपी टेट की। कहीं पर प्रैक्टिस बैच लेने की ज़रूरत नहीं आपको, हम आपको यहाँ पर फ्री में तैयारी कराएंगे। ठीक? चलिए, बात प्रश्न की करेंगे। कह रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बंडूरा, पियाजे, स्किनर, गिलफोर्ड। अपसारी चिंतन का संबंध पूछा जाए किससे है, तो आप लोग बताइएगा गिलफोर्ड से। और यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर उत्तर बंडूरा साहब होंगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर आप बताइए कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ठीक है, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था ये आप बताएंगे और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बंडूरा साहब हो जाएंगे। फटाक से कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वन लाइनर वाला। कह रहा है कि मॉडलिंग किस सिद्धांत से जुड़ी है? बात मॉडलिंग की जा रही है, तो यह किससे जुड़ा है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर
सामाजिक अधिगम से जुड़ा है। नोट करिए। ठीक है, मॉडलिंग जो है सामाजिक अधिगम से जुड़ा है। ठीक है, मॉडलिंग सामाजिक अधिगम से जुड़ा है। और बोबो डॉल प्रयोग किसने किया, अगर आपसे यह पूछा जाए तो बोबो डॉल जो प्रयोग किए थे ये थे हमारे बंडूरा साहब। ठीक है, बंडूरा साहब ने बोबो डॉल का प्रयोग किया था, ये भी आप जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा टफ वाला हो सकता है। मूल्यांकन का कौन सा प्रकार सीखते समय किया जाता है? कौन सा होगा सीखते समय? यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर नोट कर सकते हैं, बताइए। सीखते समय कौन सा मूल्यांकन होता है? बिल्कुल फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, बिल्कुल सही। यहाँ पर फॉर्मेटिव यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य जो होता है वह होता है सुधार। ठीक, ये जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? समानता का नियम किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से, गेस्टाल्ट से, या मनोविश्लेषण से, या मानववाद से? बताइए, जल्दी से बताएंगे। समानता का नियम किससे संबंधित है? ठीक ठीक, व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। चलिए लिख लीजिए, सब चीज लिखिए, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है आप कमेंट करेंगे, तुरंत आपको बताया जाएगा। व्यवहारवाद का अगर आपसे पूछा जाए जनक कौन है, तो व्यवहारवाद का जनक है वाटसन, ये जानते रहिए। अगर गेस्टाल्टवाद का जनक पूछा जाए तो कौन होंगे? कोहलर होंगे, बिल्कुल। ठीक है, अगर पूछा जाए मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, ये भी नोट कर लीजिए। मानववाद के जनक कौन है बताइए? प्रश्न संख्या 10, उत्तर बताइए, मानववाद के जनक कौन होंगे? ठीक है, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर उत्तर की बात की जाए, समानता का नियम किससे संबंधित है, तो गेस्टाल्ट से संबंधित होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? आप बताएंगे गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। चलिए, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल समग्रता हो जाएगा, समग्रता। ठीक है, समग्रता हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फिगर ग्राउंड किसका सिद्धांत है, तो यह समझ लीजिएगा कि गेस्टाल्टवादियों का है। ठीक है, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट का है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों का कह सकते हैं आप लोग, इतना जानते रहिएगा। यहाँ से इतना जानते रहिए, गेस्टाल्टवादियों का यह सिद्धांत है। और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि क्लास की स्पीड धीमे नहीं होनी चाहिए। पढ़ना है जबरदस्त, इस बार तैयारी फ्री में कराई जा रही, तो आप लोग चूकिएगा मत। अभी से जुड़ जाइए, पेपर जुलाई में हो चाहे जून में, चाहे जब हो। अभी तो आप जानते हैं ना, 2 3 4 ये जुलाई में पेपर का डेट है। फिलहाल चाहे जब हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव सामने है। अगर आप यूपी टेट पास कर लिए होंगे तब तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कभी ना कभी शिक्षक की भर्ती आ सकती है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, तो चुनावी पुलाव सरकार सभी को खिलाना चाहेगी। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की, भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है? क्या शब्द है, वाक्य है, बबलिंग है, या लेखन है? बताइए, चलिए जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भाषा विकास का प्रथम चरण। तो भाषा विकास का प्रथम चरण जो माना जाता है वह बबलिंग माना जाता है, क्योंकि बालक जो है शब्दों को पहले नहीं जानेगा, ना वाक्यों को, ना ही लिखेगा, इसलिए हमारा बबलिंग वाला उत्तर सही हो जाएगा। आइए वन लाइनर वाले प्रश्नों को देख लीजिए, क्या कह रहा है। टेलीग्राफिक स्पीच किस आयु में होती है? बताइए, टेलीग्राफिक स्पीच जो होती है किस आयु में होती है? तो लगभग, नोट करिएगा, लगभग पूछा बताया जा सकता है, वैसे एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, 2 वर्षों के आसपास, 2 वर्ष के आसपास किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आसपास। ठीक, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भाषा अर्जन का जैविक आधार किसने दिया? तो बात भाषा अर्जन के जैविक आधार की जा रही है, तो वो है हमारे चौमस्की साहब। ठीक है, चौमस्की साहब ने ये दिया था, आप जानते रहिए। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं?
सोचिए अगर आपको डेली मात्र 30 मिनट में अगर 70 प्रश्न प्रोवाइड किए जाएँ तो कैसा लगेगा? आप सोचिए एक बार अगर 10 दिन क्लास देखेंगे तो 6 से 700 प्रश्न आपके तैयार हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि नहीं? अगर 1 महीने देखेंगे तो 2000 प्रश्न ऐसे ही तैयार हो जाएँगे लगभग। अगर 60 ही प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो 1800 प्रश्न ऐसे ही तैयार होंगे वन लाइनर में और एमसीक्यू में। तो परीक्षा में समय है इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी पढ़ लीजिए क्योंकि जो मिल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलें, बात अगले प्रश्न की। थार्नडाइक का नियम इफेक्ट किससे जुड़ा है? थार्नडाइक ने नियम दिया था कौन सा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और बिल्ली पर प्रयोग किए थे। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, संतोष, अभ्यास, तैयारी, स्मृति। जल्दी से बताइए कि थार्नडाइक का नियम इफेक्ट किससे जुड़ा है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल सही, इफेक्ट जुड़ा है किससे? तो वह जुड़ा है संतोष से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न वन लाइनर वाला देख लीजिए। ट्रायल और एंड एरर, ठीक है, क्या होता है इसका सिद्धांत? किसका सिद्धांत है? थार्नडाइक का है, बिल्कुल सही। यह सिद्धांत थार्नडाइक महोदय का है, नोट करिए, थार्नडाइक, ठीक है, थार्नडाइक का है। थार्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया? अभी मैंने जस्ट बता दिया था ऊपर ही कि बिल्ली पर प्रयोग किए थे, ठीक है। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, अभी मैंने ऊपर बताया जस्ट। चले आगे बढ़ें। अरे यार ठीक है, फुल फॉर्म यार मैं बता दिया, आप खुद लिख लीजिए ना, कोई बहुत ज़रूरी नहीं। फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप तुक्का भी लगा सकते हैं क्योंकि सिंपल सा रहता है। थोड़ा सा लॉजिक अभी से आप सुने होंगे, आप लिख लीजिए, नहीं सुने तो अभी फिर आगे वाले क्लास में हम बताएंगे, इसका डिस्कस करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब पीछे नहीं चलेंगे क्लास के, बात अगले प्रश्न की करेंगे। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? पृथक्करण, प्रतियोगिता, समान अवसर, विशेष विद्यालय। बताइए। समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है समान अवसर। सभी बच्चों को समान अवसर देना, ये हमारी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी बालक को विशिष्ट मानती है, ये आप जानते रहिए, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया? बताइए, मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत देने वाले कौन थे? गार्डनर, बिने, स्पीयरमैन या थर्स्टन? बताइए। मल्टीपल इंटेलिजेंस या सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे हमारे गार्डनर महोदय। इसका हिंदी रूपांतरण अगर किया जाए तो बहुबुद्धि का सिद्धांत इसका रूपांतरण हो जाएगा, ये आप जानते रहिएगा। और स्पीयरमैन ने कौन सा दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अगर पूछा जाए किसने दिया द्विकारक सिद्धांत, तो ये हमारे स्पीयरमैन ने दिया था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर ए वाला ऑप्शन गार्डनर सही हो जाएंगे। चलिए, गार्डनर ने कितनी बुद्धियां बताई थी? आप बताइए, गार्डनर ने कुल कितनी बुद्धियां बताई थी जल्दी से? तो बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपत्ति होता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या कहता है 8 दे देता है और कभी कभी यहाँ पर 9 दे देता है। तो आप लोग दोनों को याद करिएगा, 8 या 9, दो में से एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इस पर हम विस्तार से चर्चा गार्डनर को पढ़ाएंगे, अलग से थ्योरी वाली क्लास में करेंगे, ठीक। चले, और अभी हमने ऊपर जो आपसे प्रश्न पूछा था 6 होगा या 16 होगा, वो प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 6 वाले में जो वन लाइनर में पूछे थे आपसे, ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए, ये प्रश्न तो यूपी टेट में आया हुआ है। क्या है? किशोरावस्था को तूफान और तनाव किसने कहा? स्टैनली हॉल, पियाजे, फ्रायड, इरिक्सन। बताइए। किशोरावस्था को तूफान और तनाव किसने कहा था? तो बिल्कुल सही, यह हमारे स्टैनली हॉल महोदय हैं। पियाजे ने, मैंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, ठीक है, संज्ञानात्मक। फ्रायड ने क्या दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने। जीन पियाजे ने अभी मैंने बता दिया संज्ञानात्मक, ठीक है। चलिए, यहाँ पर उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन स्टैनले हॉल सही हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पर वन लाइनर पर आएंगे। कह रहा है कि इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संघर्ष क्या है? बताइए, किशोरावस्था का संघर्ष क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। पहचान,
पहचान बनाम, नोट करिएगा, अच्छा प्रश्न है यह, बनाम भूमिका, भूमिका भ्रम। ठीक है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ये हमारा इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संघर्ष है, ये जानते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पहचान संकट किस अवस्था में आता है, तो यही उठाकर रख दीजिए यहाँ पर, किशोरावस्था, यही यहाँ पर लिख देंगे, उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका, ये नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए बात आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्मृति का एनकोडिंग चरण किससे संबंधित है, बताइए। चलिए चलिए बताइए फटाक से। प्रश्न संख्या 16 किससे संबंधित है भाई साहब, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही, यहाँ पर स्मृति का एनकोडिंग चरण जो है ये कहाँ से संबंधित है, एक बार कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 16, संग्रहण से, पुनः स्मरण से, सूचना ग्रहण से, या भूलना से। चलिए, बिल्कुल उत्तर कौन सा होगा, क्या दे रहे हैं भाई साहब आप लोग, बी सी डी सभी लोग मिला के दे रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, सूचना ग्रहण, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्पकालिक स्मृति की अवधि कितनी होती है, बताइए अल्पकालिक स्मृति की अवधि कितनी होगी। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर लगभग लगा देंगे क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। ठीक है, लगभग, एग्जामिनर भी इसी प्रकार से पूछेगा, 20 से 30 सेकंड, सेकंड जरूर लिखिएगा। ठीक है, 20 से 30 सेकंड अल्पकालिक स्मृति की अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। कह रहा है कि कौन सा सीखना अवलोकन से होता है, प्रयत्न, त्रुटि, अनुकरण, अंतर्दृष्टि, शर्तबद्ध, बताइए कौन सा सीखना जो होगा अवलोकन के द्वारा। 17 का उत्तर बताएंगे फटाक से। बिल्कुल, यहाँ पर 17 का उत्तर बी और डी दोनों मिलाकर दे रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर डी वालों आपका उत्तर गलत है, यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखना होता है अवलोकन का माध्यम। चलिए, बात रेनफोर्समेंट का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होगा, तो यह क्या अर्थ होगा, प्रबलन हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ अगर पूछा जाए, रेनफोर्समेंट का अर्थ वह प्रबलन होता है, आप लोग इसे नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए अगला प्रश्न के लिए। क्या कह रहा है देखिए, नैतिक विकास का परंपरागत स्तर किसने दिया, फ्रायड ने, कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, या बंडूरा ने। अभी मैंने क्या बताया, बिल्कुल फिर से नोट कर लीजिए, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और बंडूरा ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए थे अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में, तो 3 स्तर इन्होंने बताया था। दंड आज्ञा पालन किस स्तर में आता है, तो बिल्कुल पूर्व परंपरागत स्तर में आता है। ठीक है, नोट करिए, परंपरागत इस स्तर में आता है हमारा दंड आज्ञा पालन। तो यहाँ से इतना जानते रहिए और तुरंत बढ़िए अगले प्रश्न पर, क्योंकि प्रश्न है इम्पोर्टेंट। अगर हाँ क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाइएगा। ठीक, और हमने जो प्रश्न संख्या 6 का वन लाइनर का उत्तर पूछा है, 2 ऑप्शन हमने दिया, उनमें से एक ऑप्शन सही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, अगर आप कहेंगे तो डेली इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके लिए रखेंगे हम। बात प्रश्न की होगी, क्या कह रहा है देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया, रूसो, लॉक, प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, ज़्यादातर दार्शनिक इसमें दिए गए हैं ऑप्शन में। चलिए, तो बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करने वाले कौन थे, रूसो महोदय थे, ये आप जानते रहिए। आगे बढ़िए और वन लाइनर देख लीजिए। क्या कह रहा है, प्रकृति के अनुसार शिक्षा किसका विचार है, तो ये विचार है रूसो साहब का। और एमिल किसकी पुस्तक है, अगर यह पूछा जाए तो यह भी हमारे रूसो साहब का ही पुस्तक है।
ये आप जानते रहिए। एमिल बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, यूपी टेट में पूछी जा चुकी है यह पुस्तक। ये नोट करिए और आप प्रीवियस ईयर एक बार देख सकते हैं। ठीक? ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? कौन-सा परीक्षण उपलब्धि मापता है? तो इसमें से डायरेक्ट उत्तर नोट करिए, अचीवमेंट जो है यह हमारा उपलब्धि परीक्षण मापता है। ठीक? तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास। क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। कैसी लगी आपको आज की क्लास? एक बार कमेंट करिए और बताइए कि अच्छी लगी कि नहीं? सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे अच्छी लगी कि नहीं क्लास? क्योंकि क्लास के लिए बहुत मेहनत की गई है। इस प्रकार से अगर आप भी डेली पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो अगर आपके जो है कहते हैं कि यूट्यूब फीडबैक से एक बार हट गई है क्लास ना, तो फिर दोबारा यह क्लास आपके सामने आएगी कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक? चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।